कौन से फैकल्टी से क्लास लूँ, कौन सी बुक से पढ़ूँ, ये बुक अच्छी है या वो बुक अच्छी है, वो टीचर अच्छे हैं या वो टीचर अच्छे हैं। ये ऐसा सवाल है कि हम सब इसका जवाब जानना चाहते हैं जब हम अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं। पर इस पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी जो मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से रियलाइज़ करी, कि किसी भी फैकल्टी की बुक से या किस फैकल्टी से क्लास लें, ये इसका कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता। क्योंकि व्हेन आई टॉक अबाउट बुक, तो मोर और लेस सबकी बुक में स्टडी मेट का ही कॉन्टेंट होता है, तो उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। एंड एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर एफर्ट्स दैट काउंट्स। ओके नेहा, आप ज़्यादा ज्ञान मत दे, मुद्दे की बात मेरा। ओके, सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू, क्योंकि क्वेश्चन मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि कौन से सब्जेक्ट वाइज मैंने कौन सी बुक्स यूज़ करी थी, कौन से टीचर्स के रिविजनरी वीडियोज़ यूज़ करे थे, एंड हर सब्जेक्ट में जो मैंने अपने हिट एंड ट्रायल से कुछ स्ट्रैटेजीज़ ढूंढी हर सब्जेक्ट वाइज, तो वो हर सब्जेक्ट की एक बोनस टिप। सो विदाउट अ फर्दर डू, लेट्स गेट इन टू द वीडियो। तो पहला सब्जेक्ट एफ आर का। एफ आर में मैंने एफ आर का सिनेरियो एक्चुअली ये था कि व्हेन आई फर्स्ट टाइम अपियर्ड फॉर एफ आर, मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम ग्रुप वन अपना अपियर करा था, तो एफ आर में आई गॉट एग्जाम्शन देन एंड देयर। पर अभी क्या हुआ लास्ट अटेम्प्ट में, लाइक इस वाले अटेम्प्ट में से जस्ट पहले वाले अटेम्प्ट में आई लॉस्ट माई एफ आर एग्जाम्शन। तो फिर से मुझे सारा एफ आर पढ़ना था इस बार। तो मुझे सबसे ज़्यादा डर इसी चीज़ का था कि मेरी एग्जाम्शन ना ख़त्म हो जाए एफ आर की, और जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया है, मेरी एग्जाम्शन ख़त्म हो गई। अब इस बार क्या हुआ कि फेब में तो रिज़ल्ट आया था, मार्च तक मैं ऑफिस जा रही थी, तो मेरे पास 2 महीने का टाइम था। तो 2 महीने के टाइम में मैंने एफ आर दोबारा से सारी पढ़ी, क्योंकि मैं सब भूल चुकी थी, बहुत टाइम हो गया था एफ आर पढ़े हुए। तो 2 महीने के टाइम में मैंने दोबारा से सारी एफ आर पढ़ी, और उसको 2 से 3 बार मैंने रिवाइज़ भी कर लिया, और थैंकफुली मैं उसमें पास भी हो गई। तो मैंने क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करी, तो पहले बुक क्या यूज़ करी, मैंने स्टडी मैट यूज़ करा था। और फैकल्टी की अगर बात करूँ तो मैंने कोई क्लासेस नहीं ली थी, पर मैंने पहले भी बताया था एसएफएम वाली वीडियो में कि मैंने प्रतीक जगाती सर की वीडियोस रेफ़र करी थी एफआर के लिए। तो अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे हो ना, तो उसमें आपको शायद क्लास लेने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऑलमोस्ट हर चैप्टर की या जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उन सब की वीडियोज़, डिटेल्ड वीडियोज़ डाल रखी हैं, और उसमें उन्होंने कॉन्सेप्ट समझाया, और फिर स्टडी मैट के मैक्सिमम क्वेश्चंस उसमें कवर करें हैं। तो वो आपके लिए मोर देन इनफ है। अगर आप उतना भी पढ़ पढ़ पाते हो और 2 बार उनकी वीडियोस देख लेते हो, तो उससे आपका बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, आपका टाइम सेव होगा, और वो बहुत इफ़ेक्टिव है। और इसमें मेरी बोनस टिप क्या है कि मैंने पहले भी जब मेरा एग्जाम हुआ था, मैंने बहुत कम पढ़ा होगा बाकी लोगों के कंपैरिजन में। अब प्लीज़ इस बात से मुझे जज मत करना, ये एक थोड़ा मैंने स्मार्टनेस दिखाई थी उस टाइम भी और इस बार भी, कि एफ आर में क्या है कि बहुत सारे इंडियंस हैं। आई नो कि सी ए फाइनल है, सब कुछ पढ़ना चाहिए, हाउ कैन यू बी सो सिलेक्टिव, ऐसे तुम रिस्क ले रही हो या तुम ढंग से पढ़ नहीं रही हो, आई नो ऑल दिस थिंग्स। पर क्योंकि टाइम कम था और मुझे पास होना था, तो मैंने ये देखा कि कौन से इंपॉर्टेंट इंडियस हैं। अब वही कि ए बी सी एनालिसिस बहुत सारे टीचर्स डालते हैं, तो मैंने प्रतीक जगाती सर का ही ए बी सी एनालिसिस रेफ़र करा था, और वो देखने के बाद मैंने अपने मन की शांति के लिए पास्ट ईयर पेपर्स भी चेक कर लिए थे कि यही वाले ए बी सी एनालिसिस अप्लाई हो रहा है, तो हाँ वो परफेक्टली अप्लाई हो रहा था। तो मेरी एफ आर की स्ट्रैटेजी ये थी कि मैंने, हम लोग कई बार क्या करते हैं कि अब बहुत सारे इंडियस है, तो हम छोटे छोटे इंडियस से उठाते हैं, और एक एक करके आराम आराम से एक इंडेक्स पढ़ेंगे, फिर दूसरे इंडेक्स पढ़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे। वो एक लेंदी प्रोसीजर है। मैंने वो ना करके मैंने क्या करा, सबसे बड़ा इंडेक्स कौन सा है, कंसोलिडेशन वाला है, या फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, या फिर इंडेक्स 115 है, 116 है। मैंने कंसोलिडेशन से स्टार्ट करा, और उसके भी छोटे क्वेश्चन से नहीं, डायरेक्टली उसके बड़े वाले क्वेश्चन से, क्योंकि जब आप बड़े क्वेश्चन करते हैं तो उसमें छोटे वाले क्वेश्चन के बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, वो पार्ट्स में वो छोटे क्वेश्चन इंक्लूड हो जाते हैं उसमें, तो उससे आपका टाइम बचता है। और जब एक बार आपके बड़े वाले सारे चैप्टर्स कंप्लीट होते जाते हैं, तो यू गेट अ मेंटल सेटिस्फैक्शन कि चलो अगर मेरी इतनी पढ़ाई भी हुई है, तो एटलीस्ट मैं इस टाइम इस मोमेंट पर भी 40-50 मार्क्स का पेपर अपेयर करने के लिए रेडी हूँ। तो वो एक सही अप्रोच लगी मुझे। मैंने पहले भी ऐसे ही पढ़ा था और इस बार भी ऐसे ही, कि मैंने पहले कंसोलिडेशन पढ़ा, फिर मैंने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा, फिर उसके बाद मैंने 115, 116, और जो ये बड़े बड़े बिजनेस कॉम्बिनेशन, तो इनके भी बड़े बड़े क्वेश्चन से डायरेक्ट स्टार्ट करा। इसके लिए मैंने हेल्प ली सर की यूट्यूब वीडियोज़ से, तो इससे मेरा काम ईजिली हो गया। तो आप भी यही अप्रोच फॉलो कर सकते हैं एफ आर में, श्योरली ये वर्क करेगी। बाकी अगैन आपके ऊपर है, अगर आपको अच्छी लगे तो फॉलो करें, एल्स यू कैन हैव योर ओन अप्रोच। नेक्स्ट इज़ एस एफ एम। तो एस एफ एम के लिए मैंने डिटेल्ड वीडियो इससे पहले वाली बना रखी है, आप उसे रेफ़र कर सकते हैं। नाउ कम्स द ऑडिट। ऑडिट में टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे आज तक खुद नहीं पता चला कि ऑडिट को किस तरीके से पढ़ना है, कि मैं ऐसा क्या पढ़ूँ कि मेरे ऑडिट में अच्छे मार्क्स आ जाएँ।
तो ऑडिट में मैंने इस बार रवि तौरी सर का क्वेश्चन बैंक लिया था और मैंने उन्हीं की वीडियोस रेफ़र करी थी और उन्हीं का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वही वाली ऑडियो क्लिप्स। अब ऑडिट में मैं हमेशा क्या गलती कर रही थी कि ऑडिट में हम क्या करते हैं ना, हम मतलब बहुत लोगों का मैंने देखा है और मैंने भी यही करा था कि हम बुक किसी और की लेते हैं, रिविजनरी लेक्चर्स किसी और के सुनते हैं, फिर किसी और टीचर को भी सुनते हैं, फिर ऑडियो लेक्चर्स किसी और टीचर के सुन रहे होते हैं और वो सारा इतना हौच पौच और सारा कुछ मिक्स हो जाता है कि समझ ही नहीं आता कि कौन सी बुक, कौन सा टीचर, कौन सी फैकल्टी, कौन सी वीडियो, सब कुछ मिक्स हो जाता है। तो एक चीज़ का बहुत बहुत ध्यान रखें कि जिन फैकल्टी की आपके पास बुक है, आप वीडियो लेक्चर्स ऑलमोस्ट सब फैकल्टीज़ के होते हैं, तो जिनकी बुक आपके पास है आप उन्हीं के लेक्चर्स यूज़ करें, क्योंकि सबके अपने निमोनिक कोड्स होते हैं, सबका अपना एक पढ़ाने का तरीका होता है, उनकी बुक उसी हिसाब से ड्राफ्ट होती है, वो उनके अकॉर्डिंग। तो अगर आप वही रेफ़र करेंगे तो उससे आपका टाइम बचेगा, आपके एफर्ट्स बचेंगे। और मोर और लेस सारे फैकल्टी की बुक में कंटेंट सेम ही होता है, क्योंकि वो स्टडी मैट से उठाया हुआ है। तो अगर आपके पास इनफ टाइम है कि आप स्टडी मैट रेफ़र कर सकते हैं, तो प्रेफरेबल यही है कि आप स्टडी मैट रेफ़र करें और वहाँ से आप कीवर्ड्स ढूंढ लें। कुछ फैकल्टीज़ अपने कीवर्ड स्पेसिफिकली ये बताने के लिए कि कीवर्ड्स कैसे ढूंढे जाते हैं, उनकी वीडियोस भी हैं। जैसे आई फॉर 1 or 2 चैप्टर आई रेफ़र अ वीडियोज़ ऑफ अतुल अग्रवाल, तो वो आप देख सकते हैं। अगर आप स्टडी मैट रेफ़र करें तो वो तो बहुत अच्छा है, अगर आपके पास इनफ टाइम है। पर अगर नहीं है और आप कोई फैकल्टी बुक ले रहे हैं तो उन्हीं फैकल्टी की आप रिविजनरी वीडियोज़ या ऑडियो क्लिप सुनिए। इधर उधर फैकल्टीज़ चेंज मत करिए, किसी भी एक फैकल्टी की चीज़ें आप रिलीजियसली फॉलो करिए और वो ज़रूर वर्क करेंगी। तो एक ही फैकल्टी को चुने, उन्हीं की बुक, उन्हीं के लेक्चर सुने। नाउ कम्स दी लॉ। लॉ के लिए मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी वो मैंने एक वीडियो में बताया कि मैंने एक पैसिव अप्रोच से पढ़ा था, मैंने एक्टिव अप्रोच से पढ़ा था। यूजुअली हम पैसिव अप्रोच से पढ़ते हैं, तो एक्टिव अप्रोच क्या है वो जानने के लिए आप पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा, उससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। और लॉ में एक और चीज़, लॉ में मैंने मटेरियल जो यूज़ करा था वो मैंने अर्पिता तुलसियान मैम की बुक रेफ़र करी थी और उन्हीं की वीडियोज़। ये जो मैंने ऑडिट में बताया कि जो टीचर की बुक रेफ़र कर रहे हो उन्हीं की वीडियो लेक्चर सुनोगे आप और यूट्यूब वाले, तो वो आपको हेल्प करेगा, उसमें टाइम सेव होगा, आप उससे ज़्यादा बेटर कनेक्ट कर पाओगे। तो मैंने उन्हीं की वीडियो और उन्हीं के लेक्चर्स रेफ़र करे थे। और लॉ में एक चीज़ और थी कि हम लोग क्या करते हैं ना, हम डायरेक्टर से पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि डायरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर हम मतलब डायरेक्टर पढ़ते जाते हैं, पढ़ते मतलब बह जाते हैं भावनाओं में डायरेक्टर पढ़ते पढ़ते। नेक्स्ट हम उठाते हैं आईबीसी, क्योंकि डायरेक्टर कंसिस्ट ऑफ 30 to 35 मार्क्स एंड देन आईबीसी इज़ ऑफ 10 मार्क्स। तो हमें लगता है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तो बिल्कुल हमें आना चाहिए। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, वो आना चाहिए, पर उसके चक्कर में बाकी कंपनी लॉ के चैप्टर्स इग्नोर नहीं होने चाहिए और इकोनॉमिक लॉ इग्नोर नहीं होना चाहिए। यूजुअली क्या होता है, या मैंने शुरू के अटैम्प्ट में हमने क्या गलती करी कि मैंने डायरेक्टर और आईबीसी इतना अच्छे से पढ़ा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, मुझे पता था वो इंपॉर्टेंट है। अब मुझे पता है वो इंपॉर्टेंट है तो इंस्टीट्यूट को भी पता है वो इंपॉर्टेंट है, तो जितने घुमा फिरा के थोड़े ऊट पटांग टाइप क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं इन्हीं दो चीज़ों में आ रहे थे और वहाँ फिर मैं सॉल्व नहीं कर पाई उसको, क्योंकि वो थोड़े टेक्निकल जा रहे थे और बाकी चैप्टर्स में ढंग से पढ़ के नहीं गई थी इन दो चीज़ों की वजह से, डायरेक्टर और आईबीसी की वजह से। तो वो बहुत सारा डिसबैलेंस हो गई थी चीज़ें। फिर नेक्स्ट टाइम से मैंने ये चीज़ ध्यान रखा कि जो छोटे छोटे चैप्टर हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है, सरफासी एक्ट है, या और कंपनी लॉ के जो छोटे चैप्टर्स हैं, फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी 8 मार्क्स का चैप्टर आ जाता है जबकि उसमें इतना ज़्यादा कंटेंट भी नहीं है। तो आपको कुछ चीज़ें याद रखें, जब ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं तो आपको पहले उन चीज़ों को भी फोकस में करना चाहिए कि वो चीज़ें छूटे नहीं। आई नो कि डायरेक्टर और आईबीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अगर हम उन बाकी चैप्टर्स को उनकी वजह से नेग्लेक्ट नहीं करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो रिविजन भी अगर जब पढ़ना शुरू करें तो पहले इकोनॉमिक लॉज के जो छोटे छोटे चैप्टर हैं वो 4 to 8 मार्क्स के आ जाते हैं या 6 मार्क्स के उनसे क्वेश्चन आ जाता है और वो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं और वो चैप्टर्स भी छोटे हैं, छोटे चैप्टर्स, ईजी चैप्टर्स एंड दे आर कंसिस्टिंग ऑफ मोर मार्क्स, तो थोड़ी प्रेफरेंस उनको भी देनी चाहिए। तो ये मेरी अप्रोच थी लॉ में। नाउ कम्स कॉस्टिंग। कॉस्टिंग में मैंने स्टडी मैट यूज़ करा था और उसके साथ मैंने संकल्प कांस्तिया सर की यूट्यूब की वीडियोज़ रेफ़र करी थी। अब उनके चैनल पे बहुत सारा कंटेंट है और ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स आपको उसमें मिल जाएंगे जो रिवीजन है, या फिर जो जो भी थोड़े आरटीपी के मुझे टिपिकल क्वेश्चंस लग रहे थे या जो मॉक में टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं तो वो सर उनका यूजुअली उसका सोल्यूशन करवा के अपने चैनल पर अपलोड कर देते हैं। अब मैंने उसमें 1-2 दिन लगा के उनके चैनल में जो जितनी भी वीडियोज़ थी, जब मेरा अटैम्प्ट था तब तक की जो भी वीडियोज़ थी मैंने उन्हें थोड़ा फ़िल्टर करा, उन्हें चैप्टर के अकॉर्डिंग मैंने अपने लिए प्राइवेट प्लेलिस्ट बना ली थी, उन्हें चैप्टर के अकॉर्डिंग बाइफरकेट कर दिया, तो मुझे वो बार बार फिर स्क्रॉल करके ढूंढना नहीं पड़ता था, मेरी पूरी प्लेलिस्ट रेडी थी। तो अगर आप थोड़ा इतना टाइम दे पाएँ तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, उसमें कंटेंट बहुत सारा है। अब कॉस्टिंग के लिए मुझसे बहुत बार पूछा जाता है, अगर मैं किसी को कहती हूँ स्टडी मैट रेफ़र करो, तो जैसे कि नेहा इतने कम क्वेश्चन है उससे क्या होगा।
मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए पर आप मतलब आप क्वांटिटी देख रहे हो, आप क्वालिटी देखो ना। स्टडी मैट में क्या होता है कि कम क्वेश्चन है पर वो क्रीम क्वेश्चंस होते हैं, और अगर उसको 2-3 बार आपने ढंग से पढ़ा है ना तो आपको पेपर में लिखने में ईजी पड़ता है, क्योंकि आप कम क्वेश्चन करके आए हो पर आप उनको अच्छे से समझ के आए हो उन क्वेश्चंस को। अब कॉस्टिंग में एक और चीज़ थी कि मुझे ये पता था कि कॉस्टिंग में प्रैक्टिकल मेरे बस की बात नहीं है, और मैं बहुत बुरी तरह से फ़ेल हो जाऊँगी अगर मैं सिर्फ प्रैक्टिकल पे विश्वास करके गई तो स्टडी मैट में 2 तो स्टडी मैट के मॉड्यूल्स थे और एक उनकी केस स्टडी वाली बुक थी। तो मैंने उस केस स्टडी वाली बुक को बहुत अच्छे से पढ़ा था, मतलब सारी चीज़ें उसमें जो भी टर्म्स होती, क्योंकि अब न्यू कोर्स में कॉस्टिंग में कुछ ऐसा है कि आपको जो कैलकुलेशन करनी है वो कम मार्क्स की होती है, पर उसके आगे आपको एक्सप्लेन, एनालाइज, इलैबोरेट, स्टेट ऐसे करके वर्ड्स होते हैं, फिर आपको उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना होता है कि आपने ऊपर क्या कैलकुलेशन लिखी है। फिर उसमें आपको एनालाइज करना होता है कि इसमें कौन सा थ्योरी वाला कौन सा ऐसा टॉपिक है जो इससे लिंक हो रहा है। तो उसके लिए आपको वो बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा थ्योरी वाला। और इसके लिए मुझे संकल्प कांसिया सर के रिविजनरी वीडियोज़ ने बहुत हेल्प करी, क्योंकि उन्होंने जो थ्योरी वाले चैप्टर हैं वो बहुत अच्छे से समझाए थे। तो मैं उनके थ्योरी वाले लेक्चर्स को बहुत बार सुनती थी कि मुझे वो जो सारे जो टर्म्स हैं, जैसे वन वॉज परफॉर्मेंस मेजरमेंट, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स ऐसे करके कुछ टर्म्स हैं कॉस्टिंग की, तो वो मुझे अच्छे से समझ आ जाए और मैं वहाँ उसे कनेक्ट कर पाऊँ जब केस स्टडी वहाँ मैं पेपर में देखूँ। तो उसके लिए मुझे उन वर्ड्स का पता होना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने उनके जो थ्योरी वाले जो वीडियोज़ हैं वो बहुत बार सुने कि मुझे अच्छे से समझ आ जाए और कहीं गलती ना हो उसमें। तो ये आप भी कर सकते हैं। देन कम्स द डी टी के लिए मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने डी टी का क्या अप्रोच रखा था, क्या मेरा मतलब मैंने ABC एनालिसिस कैसे करा था वो मैंने उसमें बताया है, तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। देन कम्स इंटरनेशनल टैक्सेशन में मेरी सेम, हाँ तो DT में मैंने मटेरियल ये यूज़ करा था। DT में मैंने BB सर से क्लास ली थी, तो मैंने उन्हीं का क्वेश्चन बैंक, उन्हीं का कंपाइलर जो कॉम्पैक्ट बुक होती है उनकी, वही रेफ़र करी थी और उन्हीं के वीडियो लेक्चर्स रेफ़र करे थे। और अप्रोच मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी, बोनस टिप, वो मैंने उस वीडियो में बता रखा है, आप चेक कर लीजिएगा। देन कम्स मेरा इलेक्टिव इंटरनेशनल टैक्सेशन था, तो उसके लिए मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, क्योंकि मेरा DT में ही BB सर से पढ़ के काफ़ी कुछ उसमें कवर हो गया था। और मैंने बुक जो ली थी वो BB सर की ली थी, इलेक्टिव के लिए जो उनकी बुक है वो रेफ़र करी थी। और उनकी इसमें भी मेरी एक जो बोनस टिप है इंटरनेशनल टैक्सेशन के लिए, वो यही कि मेरी जो अप्रोच DT में थी कि मैंने प्रोविज़न पढ़ने से बुक शुरू नहीं करा, मैंने इंटरनेशनल टैक्सेशन में केस स्टडीज़ पढ़ने से शुरू करा। तो मेरे अटैम्प्ट जब था उससे पहले जितनी भी केस स्टडी ICI की थी वो सारी केस स्टडीज़ करी थी मैंने, 2-3 बार करी थी, और मैंने केस स्टडी से ही पढ़ना शुरू करा था। तो केस स्टडी में पूरा पढ़ लेती थी, फिर उसके MCQs देख लेती थी, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने में कौन से प्रोविज़न यूज़ हो रहे हैं मैं वहाँ जाके फिर प्रोविज़न को रेफ़र करती थी। तो इससे मुझे प्रोविज़न की बेटर अंडरस्टैंडिंग होती थी, मेरा टाइम सेव होता था और मेरी कोई भी केस स्टडी छूटी नहीं इस तरह से। तो मैंने MTP RTP जो भी केस स्टडी जितनी भी आई थी उस टाइम तक, वो मैंने सारी केस स्टडीज़ करी थी 2-3 बार। अब उससे क्या हुआ कि पेपर में वो हम बुक ले जा सकते हैं, तो मैं केस स्टडी वाली भी पूरी बुक लेके गई थी, और मुझे बहुत सारे MCQ एग्जैक्टली जो मैंने किसी ना किसी केस स्टडी में कभी देखे हुए थे वो मुझे वहाँ से मिल गए वहाँ पर, और उसने मेरी बहुत हेल्प करी। और मैं केस स्टडी को थोड़ा लिख के प्रैक्टिस भी कर लेती थी टाइम के हिसाब से, कि खुद को टाइम बाउंड करके। तो दैट रियली हेल्प। नाउ कम्स द ITT मैंने राजकुमार सर से क्लास ली थी, तो मैंने उन्हीं की बुक रेफ़र करी थी, उन्हीं का क्वेश्चन बैंक, उन्हीं की समरी बुक और उन्हीं की रिविजनरी वीडियोज़। तो सर ने कुछ चैप्टर वाइज सर ने कुछ ऐसे 6 रिविजनरी वीडियोज़ कुछ बनाई थी। तो इसमें मेरी बोनस टिप जिसने मेरी बहुत बहुत हेल्प करी है मुझे, मैंने सेकेंड टाइम में मेरा ग्रुप 2 क्लियर हुआ है, दोनों बार में मेरे 58-57 मार्क्स थे IDT में। तो एक चीज़ जिसने बहुत ज़्यादा हेल्प करी वो ये कि हम लोग क्या करते हैं ना, कि हम लोग पेनल्टी वाला जो असेसमेंट वाला पार्ट है GST में, हम मतलब उसे सोचते हैं कैसे यार याद करेंगे, इतनी सारी पेनल्टीज़ है, इतना सारा ऐसे पूरा प्रोसीजरल पार्ट है, उसे कैसे याद करेंगे। तो उसके लिए क्या था कि सर ने जैसे 6 रिविजनरी वीडियोज़ के पार्ट बनाए थे, तो जो सर का 6th वाला पार्ट था वो 4 आवर्स का था, और उसमें सर ने असेसमेंट से लेके पूरा लास्ट वाले जो पेनल्टी तक का चैप्टर होता है वहाँ के सारे प्रोविजंस सर ने डिस्कस करे थे उसमें। तो मैंने पहले देखा, ABC एनालिसिस करने का मुझे बहुत ही शौक़ है, तो ABC एनालिसिस जब मैंने करा तो मुझे पता चला कि 15 से 20 मार्क्स उस वाले सेक्शन के हैं जो असेसमेंट और पेनल्टी वाला है, मतलब 15 मार्क्स के तो उससे आ ही जाता है, 10 to 15। तो मैंने, अब मुझे वो 10 to 15 मार्क्स सिक्योर करने थे, तो मैंने उसको रोज़ सुना उस वीडियो को। वो 4 आवर्स की वीडियो थी। शुरू में मुझे
शुरू मैंने नॉर्मल स्पीड पे सुना, फिर सेकंड टाइम सुन रही हूँ तो 1.25 पर सुन लिया, फिर 1.5 पर सुना। पेपर से एक दिन पहले तो मैं 2 की स्पीड पे सुना और मुझे ऑलमोस्ट सारे प्रोविज़न पेनल्टीज़ उस टाइम तक याद हो गई थी, क्योंकि मेरा ये रूटीन था कि मैं जब भी सुबह उठ रही हूँ, मैं सुबह 30 टू 45 मिनट्स उस रिविजनरी वीडियो को सुनूंगी वॉक करते हुए ऊपर। तो उससे मुझे स्लीपी फील नहीं हो रहा, मैं वॉक कर रही हूँ तो मैं एक्टिव भी फील कर रही हूँ, और मैं साथ साथ सर की वो सुनती जा रही हूँ। तो मैं सर जैसे कुछ प्रोविजन सेक्शन बोलते थे तो मैं उसे पॉज करके पहले रिकॉल कर लेती थी कि सेक्शन में क्या क्या है सारा, फिर वापस से प्ले करके उसे सुन लेती थी। तो मैं ऐसे वॉक करती रहती थी और उसे सुनती रहती थी। तो उससे एग्ज़ाम से एक दिन पहले तक तो मुझे सारे मतलब पेनल्टी रटी हुई थी। और उससे पेपर में क्या हुआ कि MCQ आए, और MCQ में बहुत जगह पेनल्टीज़ के क्वेश्चन पूछ रखे थे। अब जिसने पेनल्टी नहीं पढ़ी है वो मारेगा तुक्के, और मैं तो पेनल्टी रट के गई थी। मुझे तो इतने अच्छे से याद थी कि मैंने पेपर मिलते ही सबसे पहले सारी पेनल्टी टिक कर ली थी जो पेनल्टी के क्वेश्चन थे। तो उससे ऑब्वियसली बहुत हेल्प हुई होगी, क्योंकि MCQ है और आपने डायरेक्टली सही टिक कर दिया तो ऑब्वियसली दैट रियली हेल्प। तो ऐसे कुछ स्मार्ट स्ट्रैटेजीज़ आप लगाइए, और बाकी अपना ABC एनालिसिस ज़रूर करना। और एक जो बहुत ये सब्जेक्ट वाइज मैंने बुक्स बता दी, मटेरियल बता दिया आपको, एक अपनी साइड से कुछ मेरी स्ट्रैटेजी जो मैंने हिट एंड ट्रायल करके अपनी बनाई है वो बता दी। एक चीज़ जो मैं बहुत बहुत ज़्यादा जिसने मेरी हेल्प करी है ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में, कि मैंने पढ़ने से ज़्यादा मैं कितना रिटेन कर पा रही हूँ, मैं कितना रिकॉल कर पा रही हूँ, और मैं कितना अच्छे से उस आंसर को लिख पा रही हूँ। मैंने इस चीज़ पर ध्यान दिया, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि मैंने देखा है कि मुझसे बहुत ज़्यादा स्टूडियस लोग इसमें स्टक हैं। और मुझे लगता है कि मतलब मुझे अभी भी यही है कि मैं बहुत ज़्यादा स्टूडियस स्टूडेंट नहीं हूँ। तो मुझे पढ़ने बैठने में भी ऐसे लगता है कि क्यों कोई मुझे पढ़ने बैठना पड़ रहा है। पर एक चीज़ जिसकी वजह से मैं क्वालिफ़ाई कर पाई वो सिर्फ यही है कि मैंने रिविजन्स पर बहुत ध्यान दिया। और मुझे दूसरी चीज़ ये पता थी कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़ते बहुत अच्छा है, पर 3 घंटे में हमारा वाइवा नहीं होगा, वहाँ हमें लिख कर आना है। हम उसे कितना अच्छे से लिख पा रहे हैं आंसर को। मैंने चाहे FR हो, चाहे DT हो, चाहे IDT हो, चाहे इवन थ्योरी सब्जेक्ट्स हो, मैंने आंसर्स उनके लिख के भी देखे हैं। अब कोई मुझसे कहेगा इतना टाइम नहीं होता, लिख के कैसे देखेंगे, पता है इतने बड़े बड़े आंसर्स होते हैं, इतने सारे सब्जेक्ट हैं। तो रोज़ कोई पूरा पूरा 3 घंटे का पेपर नहीं लिखना है। आप कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन उठा लीजिए, उस क्वेश्चन किसी भी पास्ट ईयर पेपर का, किसी भी MTP का कोई 1-2 क्वेश्चन उठा लीजिए, या कोई एक क्वेश्चन उठाइए, उसमें 3 पार्ट हैं। थोड़ी देर बैठ के 30 मिनट्स 1 आवर लगा के या 45 मिनट्स लगा के उसे लिख के देख लीजिए, कितना टाइम चला जाएगा उसमें। और उसमें आपको मोनोटनी भी नहीं लगेगी, क्योंकि आपको रिकॉल करके लिखना है। तो मैंने लिख के प्रैक्टिस करी कि मेरी प्रेजेंटेशन सही जा रही हो, क्योंकि प्रेजेंटेशन मैटर्स। पढ़ के तो सब जाते हैं, आप 3 घंटे में आप 3 घंटे में आप कॉपी पे क्या उतार कर आ रहे हो, दैट रियली मैटर्स। उसके बेसिस पर आपने क्या पढ़ा है वो जज होगा। अब आपने बहुत सारा पढ़ा हो, बहुत कुछ पढ़ा हो, पर आप 3 घंटे में उसको वहाँ कॉपी पे उतार के नहीं आ पा रहे हैं, तो उसका कोई सेंस नहीं है। तो इसलिए रिवीजन बहुत करिए, रिकॉल करिए चीज़ों को, रिकॉल करिए बहुत बहुत ज़्यादा। आपने क्या पढ़ा है खुद को क्वेश्चन करते रहिए। कभी ऐसे ही वॉक कर रहे हैं या ऐसे ही बैठे हुए हैं कि मैंने उस सेक्शन में उसमें क्या पढ़ा था। तो जब याद आती है ना, जब चीज़ें रिकॉल करती हैं तो कॉन्फिडेंस बनता है। बहुत बार लगता है, या मुझे भी लगता था कि यार मैं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा जब आप रिकॉल नहीं करोगे, सिर्फ पढ़े जा रहे हो, दिमाग में हम सब चीज़ें डाले जा रहे हैं, उसे रिकॉल करो। तो एक्टिव रिकॉलिंग करें। रिविजन की जगह वही रिकॉलिंग हो गया। और जो भी आप फैकल्टी की रिविजनरी वीडियोस सुन रहे हैं उन्हें प्लीज़ बहुत कंसिस्टेंटली और रिलीजियसली उन्हें सुनते रहिए। वो बहुत हेल्प करते हैं। कई बार ऐसे लगता है कान में वो आंसर्स भी बज रहे हैं, सेक्शन प्रोविजन पूरा कान में चल रहा होता है। मेरे एग्ज़ाम में ऐसा हुआ था कि मैं इतनी बार सुन चुकी थी उसे। और रिटन प्रैक्टिस करना मस्ट है। मॉक टेस्ट आप प्रिपेयर हैं चाहे नहीं हैं, ABC एनालिसिस करिए। और सिर्फ A सेक्शन वाले, आपने अगर ABC एनालिसिस में सिर्फ A वाला पार्ट ही पढ़ा है अब तक किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप उसे ही पढ़कर MTP लिख कर देखिए। यूजुअली ABC एनालिसिस इस तरह से होता है कि 50-60 मार्क्स वो A वाली कैटेगरी में कवर हो जाते हैं। तो आप A वाला पढ़ते ही मॉक टेस्ट लिख कर देखिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और कॉन्फिडेंस भी रहेगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। ये कोई ऐसा कंपल्जन वाली चीज़ नहीं है कि मैंने करी है आपको करनी है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप करिए, और आई होप कि अपकमिंग अटेम्प्ट में आप क्वालिफाई कर जाएँ। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।